हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये एक एनसीईआरटी सीरीज क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें चैप्टर हम लोग अफवाह का फर्स्ट मतलब पार्ट जो था ना वो हो चुका था, जो हम लोग हिमालय की नदियों के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं इसको आज। ये है प्रायद्वीपीय नदियों। देखिए, इसको हम लोग आज लाइन बाय लाइन देखते हैं। कहता है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ, कहते प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य नदी जल विभाजन का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। मान लीजिए कि पूरा क्या है, ये आपका दक्षिणी भारत है, इधर क्या है, ये आपका पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट क्या करता है, इधर से नदियों को जल का विभाजक काम करता है, मतलब इधर से नदियाँ इधर निकल के जाती है, फिर छोटी छोटी नदियाँ इधर भी आती है। ये सब आपका क्या है, इधर आपको नर्मदा और ताप्ती जाती है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट क्या करता है, ये जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, कहता है जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण को स्थित है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर मुख्य नदियाँ, जो पश्चिमी तट के निकट जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है स्थित है। ये प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी हो गया, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब क्या है, ये सब पूरब की ओर बहती है। किधर, पूरब की ओर, यानी पश्चिम से मतलब पूरब की ओर इधर बहती है। ठीक है, वही बोल रहा है इसमें। तथा बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, अपना पानी को मुहाना बनाता है। अपना पानी कहाँ छोड़ती है, तो बंगाल के खाड़ी में। कहता है कि ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं ये अपनी नदियाँ, डेल्टा का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाले अनेक छोटी धाराएं नर्मदा और तापी दो बड़ी ही नदियां हैं। कहता है कि पश्चिमी जो है ना, इधर जो नदी निकलती है ना छोटी, उसमें क्या है, सब छोटी छोटी नदियां हैं। लेकिन अगर हम नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो क्या है, यही दो मुख्य नदियां यानी बड़ी नदियां जो कि पश्चिम की तरफ बहती है, समझिए। और ज्वार नद मुख बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ज्वार नद मुख बनाते हैं। ये डेल्टा नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ज्वार नद मुख बनाते हैं, याद रखिएगा। अगर जो पूरब की ओर बहती है वो नदी क्या बनाती है, डेल्टा, और जो पश्चिम की ओर बहती है वो क्या बनाती है, ज्वार नद मुख बनाती है। समझिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आइए, प्रायद्वीपीय नदियों का अफवाह द्रोणियों का आकार में अपेक्षाकृत क्या है, छोटा है। कहता प्रायद्वीपीय नदियों का अफवाह द्रोणियाँ आकार में क्या है, अपेक्षाकृत क्या है, छोटा है। किससे, ऑटोमेटिक हिमालय की तरफ से। आइए, हिमालय की नदियाँ क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी नदियाँ हैं, और साथ में उसका अफवाह जो तंत्र है ना वो ज़्यादा है। नदी तंत्र क्या है उसकी ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा क्या है, नदियाँ मिलती है। जैसे हिमालय के नदियाँ में देख लीजिए, आप सिंधु ले लीजिए, ये गंगा ले लीजिए, ये ब्रह्मपुत्र ले लीजिए, ये क्या है, लंबी लंबी नदियाँ हैं, और इसमें बहुत सारे सहायक नदियाँ हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें क्या है, नर्मदा नदी के बारे में पहले देखेंगे। ठीक है, आइए। कहते हैं नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी में होता है। कहाँ होता है, अमरकंटक के पहाड़ी के निकट, बिल्कुल याद रखिए इसको। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। किधर बहती है, पश्चिम की ओर, इधर की ओर बहती है। ये समुद्र पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। अगर समुद्र में पहुंचते पहुंचते क्या करता है, ये बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करता है। जबलपुर के निकट, कहाँ, जबलपुर के निकट, याद रखिएगा, जबलपुर के निकट संगमरमर शैलों में यह नदी गहरे गॉर्ज का निर्माण करता है। क्या करता है ये, गहरे गॉर्ज का निर्माण करता है। ये यहाँ तीव्र ढाल से गिरती है, वहाँ का धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है। अगर कोई पूछे कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। कहाँ है, तो जबलपुर के निकट है। कहाँ है, जबलपुर के निकट है। आइए समझ गया सब, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। आइए, कहता है कि नर्मदा की सभी सहायक नदी क्या है, बहुत छोटी है। क्यों, नदी क्या है, छोटा है, इसलिए क्या है, उससे सहायक नदी भी छोटी छोटी होगी। इनमें से अधिकतर समकोण पर मिलती है। अधिकतर क्या मिलता है, मान लीजिए नर्मदा नदी जा रहा है, इधर की ओर बहती है, तो क्या मिलता है, ये समकोण पर मिलता है, समकोण पे, याद रखिएगा।
नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में, अगर नर्मदा द्रोणी की अफवाह तंत्र की बात करें, अगर माली की नदी तंत्र की बात करें तो कहाँ है, खास करके मध्य प्रदेश और गुजरात की ओर। कहाँ, मध्य प्रदेश और गुजरात कुछ भागों में विस्तृत है। समझ गए। आइए, कहता है कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या चलाया गया था, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, याद रखिए। किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार, राज्य सरकार, किसका, मध्य प्रदेश। समझ गए। एक परियोजना चलाई गई थी, इसको वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। आइए, ये था नर्मदा। आते हैं तापी। कहते तापी द्रोणी, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, कहाँ, बैतूल जिले में, किसका, एमपी का, मध्य प्रदेश का, बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रृंखला में होती है। समझ गए। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत क्या है, कम है। नर्मदा नदी क्या है, थोड़ा लंबाई ज़्यादा है, इसका क्या है, कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। इसका द्रोणी कहाँ था, आपको मध्य प्रदेश और गुजरात में था, लेकिन इस मध्य प्रदेश गुजरात था ही है और महाराष्ट्र में भी है। आइए, अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच के यह तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है और पश्चिम को बहने वाली मुख्य नदियाँ जैसे सवारमती हो गया। कहता है कि इधर क्या, इधर संकीर्ण है, ठीक है, इसलिए क्या है, छोटी छोटी नदियाँ हैं। इधर दो मेजर नदियाँ बता दी, नर्मदा और तापी। अब छोटी छोटी नदियाँ हैं, जिससे मान लीजिए क्या है, साबरमती हो गया, माही हो गया, भारतपुजा हो गया और पेरियार हो गया, ठीक है। ये सब नाम याद रखिए। ये सब कहाँ बहती है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। हम लोग बात करें अब गोदावरी द्रोणी के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं गोदावरी द्रोणी की एक बार। कहते हैं गोदावरी नदी जो है ना, वो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी में से एक है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में से निकलती है। कहाँ, महाराष्ट्र का नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। कितना है, 1500 किलोमीटर है। यहाँ बहकर बंगाल खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में से इसका अफवाह सबसे बड़ी है। अगर प्रायद्वीपीय नदी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अफवाह किसका है, इसी का है। किसका, आपका गोदावरी का। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, द्रोणी देखें किधर किधर से जाती है, तो महाराष्ट्र में कितना, 50%, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक महासहायक नदियाँ भी मिलती है। गोदावरी में बहुत सारा क्या है, उसी सहायक नदियाँ भी मिलती है। जैसे में सबसे पहले क्या है, पूर्णा, याद रखिएगा, कौन, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजारा, और क्या है, पेनगंगा और बेनगंगा। ये दो इधर कंटिन्यू ये नाम है, तो इसको ध्यान रखिए, बेनगंगा और पेनगंगा। ये सब क्या है, इसी सहायक नदियाँ। इनमें से अंतिम 3 सहायक नदियाँ क्या है, थोड़ा बड़ी है। कौन, मांजरा और पेनगंगा और बेनगंगा। बड़े आकार और विस्तार के कारण ये दक्षिण का गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग महानदी द्रोणी देखते हैं। कहते हैं महानदी का उद्गम कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से। तो ये उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ, उड़ीसा में बहते हुए बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। इसका लंबाई कितना है, 860 किलोमीटर है। इसके अफवाह की बात करें, कहाँ कहाँ से गुजरती है, मतलब इसका सहायक नदी मिला करके, तो है सबसे पहले महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। कुछ सहायक नदी झारखंड से भी आकर मिलती है इसमें। अब आते हैं हम लोग कृष्णा के बारे में बात करते हैं। कहता है कि कृष्णा नदी जो है ना, वो कृष्णा द्रोणी देखते हैं, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलता है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से एक स्रोत से निकलकर लगभग 1400 किलोमीटर है। गोदावरी कितना था, 1500, 100 कम कर दीजिए, कितना हो गया, 1400 किलोमीटर। ये बहकर कहाँ, बंगाल खाड़ी में मिल जाती है।
इसका सहायक नदी देख लीजिए, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये सब कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। मूसी जानते हैं कहाँ से? ये हैदराबाद में है मूसी नदी, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी द्रोणी देख लेते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। अब जहाँ तक क्या होगा, तेलंगाना भी आ जाएगा इसमें। अब आते हैं हम लोग कावेरी, कावेरी द्रोणी देखते हैं। कहते कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलन करती। कहाँ से? ब्रह्मगिरी से। ये तमिलनाडु कुंडूल के दक्षिण बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्या कहता है ये? कहता है कि ये निकलता कहाँ है? ब्रह्मगिरी से। और मिलता कहाँ है? बंगाल के, ये बंगाल खाड़ी में, ये तमिलनाडु के कुडलूर में। कहाँ? कुडलूर के दक्षिण में मिल जाता है जाके इसका। इसका लंबाई कितना है? 700 कितना है? 60। अगर हम लोग कृष्णा की बात करें, कृष्णा नहीं, महानदी की बात करें, तो महानदी का कितना था? 807 है, 860। अगर इसका बात करें तो क्या होगा? 760 हो जाएगा, मतलब 100 इसमें भी कम कर दीजिए। इसी प्रमुख सहायक नदियों में क्या हो गया? अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु में है, केरला में है और कर्नाटका में है। आइए देखते हैं। कहता है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? कावेरी नदी बनाती है। कहते भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, पहला तो क्या है वो भी आपको मिल जाएगा कर्नाटका में, याद रखिएगा। कहते भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पे बनती है। ठीक है, इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। कौन सा? शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पत्ति जो विद्युत होता है, उत्पादित करता है जो विद्युत, वो बंगलौर, मैसूर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये दूसरा है कौन? शिव समुद्रम जो है ना, ये दूसरा है। और किस नदी पे है? ये कावेरी नदी पे है। समझ गए? आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, आप नेट में सर्च कीजिए। ठीक है, आपको कुछ काम होना चाहिए, ये आपको कर्नाटका में मिल जाएगा, बहुत ईजी है। कहता है कि इन बड़ी नदियों का अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां भी हैं जो पूरा पूरी तरह से बहती है। जैसे दामोदर हो गया, झारखंड बहती है, ब्राह्मणी है, वैतरणी है और स्वर्णरेखा है। कुछ महत्वपूर्ण ये नदियां हैं जो ये बंगाल खाड़ी में गिरती है। कहता है कि पृथ्वी धरातल पर लगभग 71% क्या है? जल से ढका हुआ है। सोचिए, जिसका 97% क्या करते हैं? ये लवणीय है, पी नहीं सकते। और 3% क्या है? पीने योग्य पानी है, उसमें भी क्या है? 3/4 ये हिमानी के रूप में ढका हुआ है। आइए हम लोग बात करते हैं अब झील के बारे में। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील और नाव वाले घरों तथा शिकारों से तो आप परिचित ही होंगे। आप जानते हैं कि झील आपको जितना सुंदरता आपको कश्मीर में मिल जाएगा ना कि मत पूछिए, वहाँ घूमने का मजा ही कुछ अलग है। जो प्रत्येक वर्ष क्या करता है? हजारों पर्यटकों को क्या करता है? आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों को भी गए होंगे, वहाँ आप नौकायन, तैराकी और अन्य जलीय खेलों के बारे में आप आनंद लिए होंगे या खुद खेले होंगे। कहता है कल्पना कीजिए कि अगर आप कश्मीर और नैनीताल और दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तो क्या आप उतना ही आकर्षित हैं जितना कि आज हैं करते होंगे? कहने का मतलब जहाँ झील नहीं वहाँ लोग क्या करते हैं? थोड़ा आकर्षित कम होते हैं। ठीक है, क्या आप कभी यहाँ जानने की कोशिश की कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों का आकर्षण के लिए अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जल का जमा हो जाता है और झील का कहते क्या कहता है कि कहता है कि ये झील कैसे बनता है? ठीक है, जब पृथ्वी क्या होता है? गर्त यानी गड्ढा हो गया, तो इसमें क्या हो गया? पानी आके जम जाता है, तो क्या बन गया? आपको झील बन गया। क्या आप जानते हैं कि बड़े आकार वाले झीलों का समुद्र कहा जाता है? जब क्या होता है, जब छोटा है तो झील है, लेकिन जब यही बड़ा हो गया, ठीक है, तो क्या कहलाता है? ये समुद्र कहलाता है। इसमें क्या है? कैप्सियन सागर हो गया, कैप्सियन सागर, मृत सागर, अल सागर, क्या है?
ये सब झील ही हैं, लेकिन इतना बड़ा हो गए हैं कि इसको अब लोग झील न करके सागर कहते हैं। आइए, भारत में बहुत सी झीलें हैं, एक दूसरे से क्या है, आकार और अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झीलें अस्थायी होते हैं और कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। कुछ झील क्या होते हैं जिसमें साल भर पानी रहेगा सब दिन, और कुछ झील क्या मानसूनी होता है, मानसून आता झील है पानी है और नहीं तो सूख गया। अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों के द्रोणी वाली झीलें या कुछ ऐसी झीलें भी हैं जिसका निर्माण हिमालयों और बर्फ चादर के क्रिया के फलस्वरूप हुआ। कुछ ऐसी झीलें हैं जिससे क्या हुआ, बर्फ के चादर द्वारा, बर्फ के द्वारा या हिमालयों के द्वारा बना है। ये कुछ ऐसी झील भी हैं का निर्माण कैसे हुआ, वायु, नदियों और मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा। वायु से हो सकता है, नदियों से हो सकता है और मानवीय क्रियाकलाप से। जैसे गड्ढा खोल दिया, बहुत बड़ा माइनिंग्स खोल दिए वहाँ पर, तो क्या हुआ, वो गड्ढा हो गया, वहाँ पानी जम गया, तो क्या हुआ, झील का निर्माण हो गया। आइए, कहता है कि अब एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों से काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। कहते हैं अब देखे होंगे कि जब नदी क्या होता है, जब ऐसे से गुजरता है तो ये काट करके एक नए झील का निर्माण करता है। जब ऐसे मिल गया तो यहाँ एक झील बन गया, ठीक है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये विसर्प झील, ये गोखुर झील बोलते हैं, निर्माण करता है। पूछा, कहता है कि स्पीट ए बार तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करता है। लेगून से समझते हैं, माली के बहुत बड़ा समुद्र है और समुद्र से क्या हुआ, वो कट गया, माली के पूरा समुद्र है सपोर्टेड, ये आपका इधर क्या है, ये आपका स्थल मंडल है, और क्या हुआ, इतना से कट के ये ब्लॉक हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, झील का निर्माण हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, लैगून झील। जो आपको जानते हो चिल्का झील क्या है, एक लैगून झील है, ठीक है। चिल्का झील हो गया, पुलिकट झील हो गया, क्लोरो झील हो गया, ये सब क्या है, लैगून झील है। आइए, अंतर्देशीय भागों को आगे देखते हैं क्या बोलता है। कहते हैं अंतर्देशीय भागों वाले झीलें कभी कभी क्या होते हैं, मौसमी होते हैं, यानी मौसम के अनुसार पानी रहते हैं, नहीं तो सूख जाते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान का सांभर झील जो एक लवणीय झील है, कैसा ये लवण वाला झील है, इसके जल का उपयोग नमक निर्माण में किया जाता है, क्योंकि इसको पी नहीं सकते हैं कि क्या है, खारा झील है, खारा पानी है, आप कैसे पीजिएगा इसको, ठीक। कहता है कि मीठे पानी का अधिकांश झीलें क्या है, हिमालय के क्षेत्र में आपको मिलेगा, जहाँ पर क्या है, बर्फ पिघल कर उसमें पानी आती है। हिमालय द्वारा बनी है, और दूसरे शब्दों में ये तब बनी है जब हिमालयों का एक कोई द्रोणी गाढ़ी बनाई हो, जो बाद में हिम पिघलने से क्या भर गया। मतलब जब पृथ्वी का निर्माण या तो हिमालय का जब निर्माण हो रहा था, उसमें क्या हो, ये गड्ढा रह गया, जिसमें क्या है, अब पानी जो हिमालय के द्वारा जो बर्फ को पिघलने से या बरसात के मौसम से आता है पानी। किसी क्षेत्र में शिलाओं और मिट्टी के हिमानी मार्ग बांध गए हैं, जिसके विपरीत जम्मू और कश्मीर झील है भूगर्भीय क्रियाओं द्वारा बनी है। कहते हैं मतलब सीधा यही बात है कि कोई भी झील है जो किसी की क्या पृथ्वी का भूगर्भीय हलचल का भी निर्माण हो जाता है, गड्ढा हो गया और क्या हो, झील का निर्माण हो जाता है। यह भारत का सबसे मीठा पानी का झील है, कौन, बुलर झील, याद रखिएगा। अगर भारत का सबसे मीठा पानी झील, बड़ी झील कौन सा है, वो है बुलर झील। ये कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक, बड़ा पानी, कुछ क्या है, महत्वपूर्ण मीठे पानी का झील है। आइए, कहता है कि इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों में बांध बनाने के भी झील का निर्माण हो जाता है। जैसे गोविंद सागर झील, गुरु गोविंद सागर झील क्या है, ये भाखड़ा नागल परियोजना के माध्यम से बनाया गया था, जो कि क्या है, बहुत बड़ा झील है। आइए, कुछ क्रियाकलाप है, इसको देख लीजिए। कहते हैं झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने के सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय क्या बाढ़ के रोकती है, और सूखे समय में क्या पानी का बहाव को संतुलित करने में क्या मदद करता है। मान ली पानी जब बहुत ज़्यादा बाढ़ होता है, क्या पानी रोक लेगा, बाद में क्या पानी को आपको आराम से उसको छोड़ सकते हैं या उसको सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। झीलों का उपयोग आपको जल विद्युत उत्पन्न करने में ही प्रयोग कर सकते हैं। ये आसपास क्षेत्रों का जलवायु को समान बनाती है और जलीय प्रतंत्र के संतुलित कर रखती भी है, और झीलों को प्राकृतिक सुंदरता का पर्यटन को बढ़ावा भी देती है और हमें मनोरंजन प्रदान करता है। आइए, नदियों को अर्थव्यवस्था का महत्व देखते हैं।
कहते हैं संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अधिक क्या है महत्व है। नदियों के जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों का तट पर प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पहले भी क्या था कि जीवन का संभव किसके किनारे हुआ, नदी किनारे लोग बसना शुरू किया। ये अब गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के अनेक शहरों की एक सूची तैयार कीजिए और जो कि नदी के किनारे, जैसे आप बहुत देखें जैसे पटना किसके किनारे है, गंगा किनारे, प्रयागराज गंगा किनारे है, हैदराबाद किससे मूसी की नदी किनारे है। क्या मतलब लोगों के पहले मतलब थोड़ी संख्या में अगर बसे, धीरे बसते बसते क्या है एक शहर को बसा दिए नदी किनारे। आइए, किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ एक अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर हो, वहाँ तो नदी के किनारे बसना ही चाहे कोई भी, वहाँ सिंचाई के लिए हो गया, नौसेना के हो गया, जल विद्युत परियोजना के लिए हो गया, ये सब क्या है नदियों का महत्व क्या है बढ़ा देता है। आइए इसको बाद में देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं एक बार क्या कहता है। कहता है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना लाया गया, NRCP। देश में नदी सफाई कार्यक्रम शुरू कब से हुआ 1985 में। कब हुआ 1985 में शुरू हो गया। इसको गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ था। कौन सा, अगर गंगा एक्शन प्लान की बात करें तो 1985 में शुरू किया गया। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना लाया गया। कब 10 साल बाद 1995 क्या लाया गया, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना लाया गया के तहत अन्य नदियों को जोड़ने का गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियों देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP के उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण क्या करना है, कम करना है, और गुणवत्ता में क्या करना है, सुधार करना है। ठीक है, आ जाते हैं अब नदी प्रदूषण को बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। कहता है कि नदी के घरेलू, औद्योगिक और कृषि में बढ़ती मांग को लेकर के इसका क्या है गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है, उसकी क्या क्वालिटी को गिरा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है और इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों और का प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे नदी में क्या है मिलते रहते हैं, जो क्या है इसी गुणवत्ता को कम करता है। पानी की जो क्वालिटी है ना उसको क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है। ठीक है, बल्कि नदी के स्वच्छकरण का क्षमता भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह के गंगा के जल के लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले शहरों की गंदगी के तनु करके समाहित कर सकता है। कितना 20 किलोमीटर। लेकिन अब इतना ज़्यादा कचरा फैल हो गया है, लेकिन लगातार बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। और क्या अब नदी भी धीरे धीरे कचरा बनते जा रहा है। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और नदियों में बढ़ने प्रदूषण के कारण इसकी स्वच्छ बनने के लिए अनेक कार्य भी किए गए हैं, लेकिन कोई फायदा हो नहीं रहा है। क्या आपने कहीं ऐसा कार्य योजना के बारे में सुना है कि नदी को मतलब क्या सफाई किया जा रहा है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है, सोचिए एक बार। बिना वहाँ मछलियों की कैसी हालत में जी रहा है ये भी देखिए। स्वच्छ जल का मानव जीवन क्या, बिना स्वच्छ जल का मानव जी नहीं सकता। ठीक है, इस विषय पर चर्चा करें अपनी कक्षाओं में। वाद विवाद मतलब प्रतियोगिता, इसमें मतलब वाद विवाद करें और चर्चा करें कि क्या कैसे आदि जल को स्वच्छ रखा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ था। तो ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। जय हिंद।